इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। गांधी दर्शन की चर्चा करेंगे। मित्रों, गांधी दर्शन के क्रम में अब तक अपन 63 बार मिल चुके हैं और आज 64वीं बार मिल रहे हैं। आज हम गांधी जी की आत्मकथा की बात करेंगे और यह आत्मकथा की बात कई अंकों तक चलेगी। एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने कि जो लोग आत्मकथा लिखते हैं, क्या वे अपने जीवन का पूरा सच लिख देते हैं? यदि मुझे आज मेरी आत्मकथा लिखनी पड़े या मैं विचार करूं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, तो शायद मैं खुद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यदि प्रश्न मोहनदास करमचंद गांधी का हो तो यह विश्वास किया जा सकता है कि उन्होंने अपने लिखे के साथ न्याय किया है। उनकी ये जो किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो उनकी आत्मकथा भी है, अपने आप में सच्चाई का दस्तावेज ही है। गांधी जी ने इसकी भूमिका में साफ लिखा है कि मैं आत्मकथा नहीं लिख रहा हूं, मैं तो मेरे जीवन के जो प्रयोग हैं, मेरे जीवन के सत्य से संबंधित जो प्रयोग हैं, उनको लोगों के सामने लाना चाहता हूं। वे लिखते हैं भूमिका में कि लोगों ने मुझे महात्मा कहा और वह मुझे मेरे राजनीतिक कामों की वजह से कहा, और जो मुझे बहुत थोड़ी कीमत चुकाने पर कहा गया। मुझे ज्यादा काम करना चाहिए था। उनका कहने का भाव यह है कि यदि मुझे अपनी आध्यात्मिक प्रेरणा से राजनीतिक काम करने की दिशा नहीं मिलती तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो क्यों नहीं मेरी आध्यात्मिक प्रेरणा लोगों के सामने आनी चाहिए? और मेरी यह जो आध्यात्मिक प्रेरणा है, मेरा यह जो आध्यात्मिक बल है, यह मुझे सत्य से मिला है। सत्य के साथ मैंने जो प्रयोग किए, उन प्रयोगों से मिला है। तो असल बात यह है कि आत्मकथा के बहाने गांधी जी अपने जीवन का सच लोगों के सामने रखना चाहते थे। वे अपने आप को कोई बड़ा लेखक नहीं मानते थे। यह जरूर कहते थे कि मैंने जो लिखा है उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मुझे कभी खेद प्रकट करना पड़ा हो। यह बात उन्होंने अपने कहे के लिए भी कही है। वे लिखते हैं, अपनी आत्मकथा में ही लिखते हैं एक जगह पर, कि बोलने में मेरी जो हिचक है उससे मुझे कई बार झुंझलाहट हुई है कि मैं बोलने में हिचकता क्यों हूं। लेकिन उन्होंने
अगले ही वाक्य में यह लिख दिया कि ये जो बोलने में मेरी हिचक है, इस हिचक ने मुझे मितभाषी बना दिया है और मैं अपने विचारों को प्रकट करने में संयम बरतना सीख गया हूं। तभी तो उन्होंने कहा ना कि मेरे कहे और मेरे लिखे हुए पर कभी मुझे माफी नहीं मांगनी पड़ी, कभी खेद प्रकट नहीं करना पड़ा। यह एक अलग बात है कि वे कहते हैं कि मैंने जो पहले लिखा उसे आप उसी विषय में जो मैं बाद में लिखता हूं उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए, उसके संदर्भ में देखिए, या यूं समझ लीजिए कि बाद वाली बात को पहले वाली बात के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए। यानी दोनों बातों को जोड़कर देखना है और जो मैं बाद में कहता हूं वह ज्यादा सही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो मैं पहले कहता हूं वह गलत है। मुझे उस समय जो सही लगा वह मैंने कह दिया और मुझे बाद में जो सही लगा वह मैंने बाद में कह दिया। तो गांधी जी ने कहा कि ये जो पत्रकारिता है और खासतौर से मेरी पत्रकारिता, इस पत्रकारिता को भी मैंने पत्रकारिता के हिसाब से नहीं लिया, मैंने इसे जनता की सेवा के हिसाब से लिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने इंडियन ओपिनियन निकाला था दक्षिण अफ्रीका में, तो मैं पहले महीने ही में ही समझ गया था कि ये जो पत्रकारिता का ध्येय है वो सेवा करना होना चाहिए। वे कहते हैं कि आपको पत्रकारिता में भी दोनों ही तरह के लोग मिलेंगे काम करने वाले। उन लोगों के अच्छे या बुरे होने से पत्रकारिता अच्छी या बुरी हो जाती है। और उन्होंने साफ कहा कि भाई यदि अच्छाई और बुराई साथ साथ नहीं चलेगी तो अच्छाई का महत्व क्या होगा। चलनी नहीं चाहिए बुराई, लेकिन चलती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पत्रकारिता है यह भी निकम्मी और उपयोगी है, दो तरह की है। अब आप कहेंगे कि मैं आत्मकथा की बात करते करते और उनकी पत्रकारिता की बात क्यों करने लगा। असल बात यह है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को पत्र नवजीवन में लिखना शुरू किया था क्रमबद्ध तरीके से, तो एक तरह से वह पत्रकारिता ही हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे लेखन में किसी व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा यह पक्का विश्वास है कि यह दुनिया प्रेम से चलती है। मार्च से मई 1919 तक मुंबई से समय समय पर कुछ लीफलेट्स प्रकाशित हुए थे, जिन्हें सत्याग्रह लीफलेट्स कहा जाता है। उनमें यह बात कही है उन्होंने कि यह दुनिया प्रेम के सहारे चल रही है, इसलिए मैंने जो भी लिखा है उसमें किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है। दूसरी बात यह कि मैंने कभी निष्प्रयोजन नहीं लिखा। निष्प्रयोजन लिखना नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पाठकों को यह समझना चाहिए कि हफ्ते दर हफ्ते नए नए शीर्षक बनाना, शब्दों का चयन करना कितने संयम का काम है, लेकिन मैंने यह किया। वे लिखते हैं कि कभी कभी मेरा दंभ मुझे आदेश देता है कि मैं चुभती हुई भाषा लिखूं, लेकिन यही तो परीक्षा की घड़ी होती है, इसलिए मैंने चुभती हुई भाषा का कभी प्रयोग नहीं किया। वे कहते हैं कि लिखते समय मेरी अंतरात्मा जो मुझसे
लिखवाती है मैं वही लिखता हूं। यह बात गांधी जी की पत्रकारिता के संबंध में भी सही है और पत्रकारिता से निकली उनकी आत्मकथा के संबंध में भी सही है। उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी सचेतन विचार हैं वे सब मेरी अंतरात्मा से निर्देशित होते हैं, मेरे सारे काम मेरी अंतरात्मा से निर्देशित होते हैं। मैंने अपने जीवन में जितने भी बड़े बड़े कदम उठाए हैं वे सारे कदम मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज से उठाए। एक बात उन्होंने और कही, वह हमें समझ लेनी चाहिए। वैसे तो मैंने हिंद स्वराज्य की बहुत चर्चा की है आपके साथ, बहुत बातें की हैं। उसमें मैं कह चुका हूं कि गांधी जी का अपने लेखन के बारे में क्या विचार था। चूंकि संदर्भ नया है, आत्मकथा का है, इसलिए मैं कुछ बातें दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जहां तक विचारों की उत्पत्ति का सवाल है, मुझमें कुछ मौलिकता है। अब यहां आप देखिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि यह मेरा मौलिक विचार है, मुझसे पहले ऐसा किसी ने नहीं सोचा, वे लोग झूठे होते हैं। क्योंकि लेखन वह जो है वह तो गांधी जी कहते हैं कि एक तरह का उपोत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है। आप कहीं से सीखते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत थोड़ा। जहां तक मैं अपनी स्वयं की बात करूं तो मैं कभी कभी लिखता हूं तो यह दावा मैं कतई नहीं कर सकता कि जो मैंने लिखा उस विषय में पहले कभी नहीं कहा गया या लिखा गया। ठीक है, बात कहने का अंदाज थोड़ा बदल जाता है, लेकिन बातें वही होती हैं जो पहले हो चुकी होती हैं। बहुत थोड़ा अंश होता है मौलिकता का, और इसे गांधी जी ने स्वीकार किया है कि मैं तो अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए लिखता हूं। लेकिन एक बात जिसका बार बार जिक्र होता है, हरिजन में लिखा उन्होंने 1 मई 1947 को कि अंततः मेरा काम ही शेष रह जाएगा। जो मैंने कहा है और जो मैंने लिखा है वह नहीं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आपकी जो करनी है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लेखन से ज्यादा बड़ा आपका कर्म होता है। तो ये गांधी जी का अपने लेखन के बारे में दृष्टिकोण था, और ये जो दृष्टिकोण है गांधी जी का अपने लेखन के बारे में, यह उन्होंने हिंद स्वराज्य की भूमिका में भी प्रकट किया है। हमें ये जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग या हिंद स्वराज या उनकी कोई भी किताब, उसमें भूमिका को जरूर देखना चाहिए। अब हमारे सामने उनकी आत्मकथा है, यदि हम उनकी भूमिका पर थोड़ा ध्यान दे लें, भूमिका को समझ लें, तो हमें उनका मंतव्य समझ में आ जाएगा कि वे क्यों लिख रहे हैं। ये जो भूमिका है ये उन्होंने लिखी थी 25 नवंबर 1925 को साबरमती में, अपने आश्रम में बैठ के लिखी थी ये भूमिका उन्होंने। और इस भूमिका में वे साफ लिखते हैं कि मेरा उद्देश्य आत्मकथा लिखना नहीं है, मैं अपने विचारों का प्रचार करना चाहता हूं। और वे इसकी पृष्ठभूमि भी बताते हैं भूमिका में, शुरुआती उस पृष्ठभूमि से करते हैं। वे कहते हैं कि 4 या 5 वर्ष पहले मेरे कुछ निकट के मित्रों ने आग्रह किया था कि मैं आत्मकथा लिखूं, और मैंने उस पर काम भी शुरू कर दिया था।
लेकिन मैं एक पन्ना भी पूरा नहीं कर पाया था। फुल स्केप, एक पन्ना, फुल स्केप नहीं, फूल स्केप। फूल, फूल बने मूर्ख, मूर्ख की टोपी। हम आमतौर पे इसे फुल स्केप, फुल स्केप बोलकर लिखते हैं, यह नहीं है। खैर वह एक अलग मुद्दा है, मुझे शायद उसकी बात नहीं करनी चाहिए थी। खैर, तो वे लिखते हैं कि 4 या 5 साल पहले मुझे लोगों ने कहा था, मतलब 1920 के आसपास, कि आप लिखिए। और मैंने लिखना शुरू किया और एक पन्ना भी नहीं लिखा था कि मुंबई में ज्वाला भड़क उठी और मेरा काम बीच में रह गया। फिर मैं लगातार दूसरे कामों में उलझता चला गया और आखिर में फिर मैं यरवदा की जेल में आया। वे कहते हैं कि भाई जयराम दास भी वहां थे, उन्होंने कहा कि आपको अब आत्मकथा लिख डालनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई अब 1 साल तक का तो मेरा कार्यक्रम बन चुका है, मेरा अभ्यासक्रम बन चुका है, और उसके बाद मैं इसे शुरू करूंगा। यदि मैं जेल में ज्यादा रहता तो शायद वहीं इसको मैं पूरा करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास लिखा और उसके बाद मेरा मन हुआ कि मुझे आत्मकथा लिखनी चाहिए, मैं लिखने को तैयार हूं। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी आनंद ने मुझसे कहा है कि आप आत्मकथा लिखिए। तो उनका ये कहना है कि आप एक बार में पूरी लिख दीजिए और वो एक किताब के रूप में छपे। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक साथ लिख सकूं, इसलिए मैं इसे नवजीवन में थोड़ी थोड़ी करके लिखूंगा, क्योंकि मुझे नवजीवन के लिए कुछ न कुछ लिखना ही होता है। तो फिर क्यों ना मैं आत्मकथा लिखूं। और इस तरह से फिर मैंने आत्मकथा लिखनी शुरू की। अभी भूमिका की बातें शेष हैं। जब हम अगली बार मिलेंगे तो उसके संबंध में बात करेंगे। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।